हेलो डियर स्टूडेंट, आ गए अपनी नई अगली क्लास में। और मैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी की बात कर रहा था और मैंने एग्जांपल कराया था आपको कि बॉडी रोटेट ना करे, बॉडी रोटेट ना करे, रोटेशन ना हो, उस पर फोर्स और टॉर्क बैलेंस हो जाए, यानी नेट टॉर्क बॉडी पर किसी भी पॉइंट के अराउंड जो भी हमें ठीक लगता है, हमारे लिए आसान होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना, हम उसी के अबाउट टॉर्क लेते हैं। हो सकता है एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना पड़े हमें, एक इक्वेशन मिले, फिर हो सकता है 2 पॉइंट के अबाउट लेना पड़े, है ना, क्योंकि टॉर्क में आ जाती है कंडीशन। बट फोर्स को हम देख सकते हैं दो डायरेक्शन बनाकर, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो इसमें फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कहा इसने, ये है एग्जाम्पल 6-9। एग्जाम्पल 6-9 है ये। इन्होंने कहा एक 3 मीटर लॉन्ग लेडर, तो कुछ इस तरीके से एक, ये आपकी वॉल है, ये दीवार है और ये आपका ग्राउंड है। और यहाँ पर एक लेडर जो है वो आपका 3 मीटर लेंथ का है, यानी ये आपका कुछ इस तरीके से एक लेडर है जिसकी लेंथ इन्होंने बताई है, ये वाली, ये बताई है इन्होंने 3 मीटर। दिस इज गिवन, ये 3 मीटर है, कुछ इस तरीके से। तो हम जानते हैं भाई, लैडर में अगर कोई वेट होगा, लैडर में अगर कोई मास होगा, तो वो इसके बिल्कुल बीच में यानी मिड पॉइंट पर ही लाई करेगा। तो यानी अगर वेट होगा लैडर में तो मिड पॉइंट पर लाई करेगा। यहाँ पर अगर वेट होगा इसका लैडर का, उसे हम कहते हैं डब्ल्यू, और वो लाई करेगा बिल्कुल मिड पे, यानी यहाँ से 1.5 मीटर पर ही वो लाई करेगा। क्योंकि मास की सिमेट्री यही है सेंटर ऑफ मास की, कि कोई अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडी होती है तो उसके सेंटर पे हम मास, उसका मास कर देते हैं। और ये मास जो इन्होंने दिया है, ये वेट जो इन्होंने दिया है, लेटर वेट, तो ये इन्होंने दिया है 20 kg, यानी 20 g हो जाएगा ये न्यूटन में। और g को आप 9.8 या 10 जो भी है वो पुट करेंगे, ये हो जाएगा 20 g। ये वैल्यू हमारे पास w का हो जाएगा, वेट जो लाई करेगा नीचे की तरफ वर्टिकल में, डाउन। फ्रिक्शनलेस वॉल, ये कह रहा है कि जो दीवार है उसमें फ्रिक्शन नहीं है। ये जो दीवार है यहाँ पर, ये फ्रिक्शनलेस है। आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर ये फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन यहाँ इस एंड को नीचे चलने से रोकता, यानी ऊपर की तरफ काम करता। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है। इट्स फिट रेस्ट ऑन फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये इन्होंने 1 मीटर दिया है कि ये जो फीट है इसका, ये 1 मीटर पर है, ऐसे दिया है। तो एक ही क्वेश्चन को अगर ठीक से समझें तो कंसेप्ट बन जाता हमारा। एक या दो क्वेश्चन को ठीक से कर ले, हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी समझने के आगे और करें, तो बेहतर होता है कि स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन पकड़े वो आसान, उसे इजी लेवल पे करें, आराम से करें और उसके कंसेप्ट को समझें। फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दीवार पर या फ्लोर पर जो फोर्स है वो कितना है। देखिए, रिएक्शन फोर्स जो भी होगी आपकी, वो क्या होगी कि वो एक नॉर्मल फोर्स होती है। वो एक नॉर्मल फोर्स होती है, यानी जहाँ भी रखा होता है कोई, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक नॉर्मल मान लेता हूँ कि ये नॉर्मल N1 है, और यहाँ पर एक नॉर्मल यहाँ मान लेता हूँ कि ये N2 है, ऐसे। और यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, अगर ये फ्रिक्शन ना लगे, मान लीजिए इस तरफ हो, तो ये स्लिप कर जाएगा ऐसे। यहाँ पे फ्रिक्शन होगा F2, और यहाँ पे F1 नहीं होगा। F1 होना चाहिए था ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे सरक जाता, तो यहाँ पे F1 क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखेंगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये भी बता दिया जाए
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह दे दिए जाए, ऐसा हो सकता है। तो जब फोर्स बैलेंस करते हैं आप, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी अगर हम सिंपल कर लें कि इस तरफ की डायरेक्शन को कर लें एक्स एक्सिस और इस तरफ की डायरेक्शन को कर लें वाई एक्सिस, तो एफ एक्स को हमें क्या करना है, 0 करना है। तो इस तरफ लगने वाली फोर्स क्या हुई हमारे पास F2, और इस तरफ लगने वाली फोर्स क्या हुई, केवल N1। तो हम बिल्कुल सिंपली लिख सकते हैं कि F2 इक्वल्स टू N1। ये हमारी फोर्स को लेकर के एक इक्वेशन बनी जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनी। अब हम देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास एक फोर्स बन रही है N2 ऊपर की तरफ और एक W नीचे की तरफ, तो ये दोनों अपोजिट हुए, तो हमने इन्हें इक्वेट किया W इक्वल्स टू N2। ये हमने इनको इक्वेट किया, लेकिन यहाँ से हमें N1 और N2 की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि W तो मालूम है लेकिन F मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जहां भी हमें ठीक लगे, जिस पॉइंट के अबाउट भी ठीक लगे, हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेते हैं, जिसे हम टॉर्क भी कह देते हैं। अब जिस पॉइंट के अबाउट हमें ठीक लगे, आसान लगे, हम उसके अबाउट निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, इसे कह देते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ओ है। टेकिंग द मोमेंट अबाउट ए, अगर हम ऐसा करते हैं तो उसमें हमें F2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, N2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें केवल N1 और W की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? N1 और W की जरूरत पड़ेगी। तो N1 और W की जरूरत पड़ जाने से हमें F2 मिल जाएगा, और N1 भी हमें, क्योंकि W से मिल जाएगा हमें, उसके बाद फिर N2 जो है W से हमें मिल जाएगा। क्लियर? यानी N2 तो हमारे पास सीधे सीधे हमें मिल जा रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ यहाँ कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं है, यहाँ पर नीचे वेट है, या जो N2 है, तो N2 तो हमें मिल रहा है, लेकिन फ्रिक्शन हमें नहीं मिल रहा है। क्लियर? फ्रिक्शन के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन के अबाउट इधर से लगाएं तो फ्रिक्शन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ध्यान रखेंगे। यहाँ के अबाउट अगर लगाएं इस चीज में, इसके बी के अबाउट लगाएं, तो बी के अबाउट क्या क्या इन्वॉल्व होता है, हम देखें इस चीज को। तो बी के अबाउट अगर हम देखें तो हमारा N1 इन्वॉल्व होता है, W इन्वॉल्व होता है, जी नहीं, N1 इन्वॉल्व नहीं होता, केवल W इन्वॉल्व होता है। और इधर से आपका इसके अबाउट लेंगे तो ये इन्वॉल्व होता है, ये भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है? अगर सेंटर के अबाउट लगा दें तो W इन्वॉल्व नहीं होता है, N1 इन्वॉल्व होता है, N2 इन्वॉल्व होता है, F2 इन्वॉल्व होता है। क्लियर? तो सबसे पहली चीज, सबसे इजी लेवल पे क्या देखा कि अबाउट ए लगाया मैंने, तो W इन्वॉल्व हुआ और N1 इन्वॉल्व हुआ, और ये दोनों फोर्स इन्वॉल्व नहीं हुए। सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग मोमेंट, कोई भी इक्वेशन बना के आप सॉल्व कर सकते हैं, अबाउट ए ऐसे कर लीजिए। ठीक? तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस काम करती है, तो ये वाली चीज काम करती है, यहाँ पर ये वाली चीज, ये वाली लेंथ। अब इस पॉइंट को मान लीजिए मैं M मान लेता हूँ, क्लियर, W के लिए, तो ये हो जाएगा ऐसे क्लॉकवाइज। W नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ा स्लो समझना होता है इस चीज को, नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ जाने वाला नहीं, इनटू द बोर्ड माइनस के, जिसे हमने कहा ये प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस Z, और ये हो गया आपका प्लस Z ऐसे। तो इस तरफ जब घुमाते हैं, आता है इस पॉइंट के बाद W, तो उसमें ये डिस्टेंस लगेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगता है, 1.5 नहीं, ये लगेगा डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस AM जो भी होगा वो हम देख के लगाएंगे। ठीक है? तो ये हमारे पास माइनस में आया, और ये आया W, और साथ में डिस्टेंस आई AM, ये वाली डिस्टेंस आ गई हमारे पास। तो ये मिड पॉइंट पर है और ये 1 मीटर है, तो अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल ये मिल भी जाएगी आपको, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है और ये मिड पॉइंट पर है, तो ये मिल जाएगी आपको 1/2 मीटर। खैर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमने ये देखा, इस चीज आ रही है। इसके बाद हम देखेंगे
यहाँ और कौन सा फोर्स है इसके अलावा, क्योंकि इन दोनों पर तो आर नहीं है, जीरो है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बनाए तो यही बनेगी, ये वाली देखिए यही बनेगी, ये वाली बनेगी, ये हाइट बनेगी, ये पूरी हाइट बनेगी, यानी ओ भी बनेगी हमारी। ये फोर्स इधर को जा रही है और ए के अबाउट ले रहे हैं, तो N1 ये किधर बनेगी, ऐसे बनेगी बाहर की तरफ। तो ये प्लस हो गया N1, और ये वाली डिस्टेंस जो है हमने ली OB। क्लियर? तो यूजिंग पाइथागोरस OB की जरूरत पड़ेगी हमें, और ये टोटल हमारा हो जाएगा 0। क्लियर? तो इस तरीके से हमें क्या मिला, N1 ले लिया। अच्छा, N1 किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन के इक्वल होगा। तो यहाँ से पहले इसे निकाल लेते हैं। तो W हमारे पास कितना है, देखिए 20G, तो यानी 20G AM। तो सिमिलर ट्रायंगल में बिल्कुल देखिए, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और ये मिड पॉइंट है, ये 1 मीटर है, तो ये 1/2 बनेगी है। अगर इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा दूं, यानी इस बीच वाले में इस पॉइंट को मान लिया कुछ, मैं मान लूँ इस पॉइंट को N, ऐसे N नहीं माने, कुछ और मान लें, इस पॉइंट को मान लो P मान लेता हूँ मैं, P ऐसे। तो ट्रायंगल APM और ABO ये सिमिलर ट्रायंगल है, और ये मिड पॉइंट है, तो ये 1/2 हो जाएगी, AM जो है 1/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। ऐसे ही N2 और वो भी हम पाइथागोरस से निकाल देंगे, क्योंकि ये पूरा 3 है, ये पूरा 1 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये पूरा कितना है 3, और ये 1 है, तो ये ओ भी आ जाएगी यूजिंग पाइथागोरस, है ना। ये 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है कि ये हो गया 10, उधर चला गया, ये 10G हो गया, तो N2, और रूट में हमारे पास क्या बचेगा, 8 बचेगा, और इधर हो जाएगा हमारा 10G। तो N2 हमारे पास आ गया N2 N1 सॉरी, N1 हमारे पास आ गया 10G अपॉन 2√2, ये आ गया हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें इस चीज को N1, तो पहले इसे 5 कर लें, 5G अपॉन √2, तो N1 जो है हमारे पास आएगा अराउंड 50 अपॉन √2 के आसपास आ जाएगा। अब ये वैल्यू कितनी बनेगी अगर मैं इसे निकालूं, क्योंकि जी का वैल्यू इन्होंने जो रखा है 9.8 ही रखा है, इसको वैल्यू को निकालें अगर हम यहाँ पे, तो ये 49 के आसपास बन जाती है वैल्यू, 9.8 49 बाई 1.41, तो ये वैल्यू हमारी बन जाती है लगभग 34.6, है ना। ये 34.6 न्यूटन का बनता है, ये हमारा N1 हो गया। अब बात आती है कि फ्रिक्शन कितना होगा, दैट इज नॉट कि फ्रिक्शन तो पूछा ही नहीं है उसने, फ्रिक्शन के बारे में जानकारी नहीं पूछी है, बट ये फ्रिक्शन भी होगा, ये F2 भी होगा, दोनों बातें होंगी। उसके बाद हमने पूछा है N2 पूछा है इसने, तो N2 क्या होगा, तो N2 पे केवल वेट ही काम करेगा, N2 पे केवल वेट ही काम करेगा, और वेट काम करेगा क्योंकि फोर्स के बैलेंस से ये चीज मिल जा रही है, इस पर रोटेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, ठीक है। फोर्स नीचे कितना है W, ऊपर कितना है N2, इस पर रोटेशन लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है। तो ये हमारा आ रहा है जो है 196, N जो है हमारा 196 आ रहा है, सीधे सीधे N96, यानी N2 हो गया W, यानी 20G
तो हो गया 20 इंटू 9.8 और ये न्यूटन में आता है 196 न्यूटन। ये तो देखिए कुछ और भी पूछा है क्या, द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर, दैट इज ओके, ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद ये भी कहते हैं कि भाई इनका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यानी ये फ्रिक्शन फोर्स है और ये फोर्स दो हैं, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा, यानी कुल कितना फोर्स, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या पड़ रहा होगा, ये भी निकाल के बताया इन्होंने। तो दिस वेरी सिंपल, वी नो वेल दैट कि N2 जो है वो ऊपर है और F2 जो है वो इधर है और F2 N1 के इक्वल है, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर कहीं होगा। ये कितना हो जाएगा ये भी आप जानते हैं, N1 का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस और N2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये भी मिल जाएगा आपको। क्लियर? तो दिस इज डीलिंग इन स्टैटिक्स नॉट डायनामिक्स। किसमें डील करते हैं इसको, इसको स्टैटिक्स में डील करते हैं, और जिसमें बॉडी चलती नहीं है स्टैटिक्स बोल देते हैं उसको। जिसमें बॉडी चलती है घूमती है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स अगर बॉडी चलती है। अगर पार्टिकल की बात करें तो क्या बोलते हैं, काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स अगर बॉडी पार्टिकल चलता है, अगर बात पार्टिकल की करें, अब बॉडी की बात करें तो बॉडी पे आ जाती है ये चीज, ठीक। और ये स्टैटिक्स बॉडी हो या पार्टिकल, तो रेस्ट पे है तो स्टैटिक्स में डील करते हैं उस चीज को हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी काम आया बताया मैंने आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेंसाइल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, ये वेक्टर या स्केलर नहीं है, नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन के बारे में जानकारी होती नहीं है, बहुत अनंत दिशाओं में होता है, इन्फिनिट डायरेक्शन में होता है, ठीक। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, इसे आई से डिनोट कर देते हैं आप ऐसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, जब बॉडी रोटेट करती है, सबसे पहले इसमें जरूरत पड़ती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हम करते हैं पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान लेते हैं कि कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारे पास ऐसे, ओ ओ डैश, और कोई बॉडी इस तरीके से किसी शेप में है और इसके चारों तरफ घूम रही है ऐसे, यानी बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है। तो बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल हैं, बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल हैं। हम एक एटम को भी पार्टिकल मान सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को भी पार्टिकल मान सकते हैं, प्रोटॉन को भी मान सकते हैं, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल सब पार्टिकल ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं बॉडी के अंदर कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल देते हैं इसको। तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं रोटेशन एक्सिस से, तो अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल m1 है तो ये r1 पर है, यहाँ से कोई पार्टिकल मान लीजिए m2 है तो ये r2 पर है, और यहाँ से अगर कोई पार्टिकल m डिस्टेंस m3 r3 पर है, और ऐसे इधर भी है। तो हम क्या करते हैं, समेशन करते हैं, यानी आई जो है सभी का क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर और m3 r3 स्क्वायर। और जाहिर सी बात है कि इसे निकालना हमारे लिए ऐसे नंबर ऑफ इन्फिनिट ऑफ पार्टिकल सही है, तो इसे हमारे लिए, इसे निकालना हमारे लिए कोई मैथमेटिकली आसान चीज नहीं है, हम कब तक लोड करेंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं समेशन आर आई एम आई और एन जितने भी हैं टोटल,
और यहाँ लिखते हैं MI और RI, यानी यहाँ पे आई लिख दिया मैंने, देखिए आई आई, ठीक है, और आई इक्वल टू 1, यानी एक एक करके मैं जोड़ता जा रहा हूँ, M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर, ऐसे कर दिया मैंने सिंपल। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली अबाउट ओ डैश, यानी ओ डैश के अबाउट है, तो अबाउट ओ डैश, इसके चारों तरफ बॉडी घूम रही है। तो बॉडी का शेप कैसा होता है, प्लेन में भी हो सकता है, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, यानी बॉडी क्या हो सकती है, प्लेन लैमिना हो सकती है, 3 डायमेंशनल हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी हो सकती है, ठीक है। तो किस किस तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, मैथमेटिकली वो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, इस बारे में मैं आपको करके बताऊंगा। कौन कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालने हैं और किन पर आपको एक रिसर्च करनी है। तो इसमें आपका आता है सॉलिड स्फीयर, इसके साथ होलो स्फीयर, डिस्क, रिंग, सिलेंडर। देखिए सिलेंडर में दोनों होते हैं, होलो और सॉलिड। एक होता है आपका रोड, ठीक। तो ये कुछ ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं जो आपको निकालने होते हैं, यानी इनमें निकालने के लिए जो मेथड यूज होता है दैट इज इंटीग्रेशन मेथड यूज होता है, यानी निकालने के लिए जो यूज करते हैं हम इन्हें, तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। तो यहाँ पे यूज जो होता है इन्हें निकालने के लिए क्या यूज होता है, इंटीग्रल। तो मैं एक दो का निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि निकालने के लिए कोई सवाल नहीं बनता है, द क्वेश्चन विल परफॉर्म ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस, कि किस एक्सिस के अबाउट क्या होगा। अब किस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, इसके लिए हमारे पास 2 थ्योरम होती है, एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो 2 थ्योरम की बात होगी यहाँ पे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी होगी हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये हमारे पास 2 थ्योरम होते हैं। तो काम चल रहा है घर में कोई, इसलिए आवाज जो है ड्रिलिंग की आवाज आ रही है, नहीं मैटर, ड्रिलिंग की आवाज आ रही है, ड्रिल कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो ये 2 थ्योरम कैसे लगती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है किस एक्सिस के अबाउट, और वो निकाला जाए और वो रोल अदा करे, एनर्जी में भी एंगुलर मोमेंटम में भी पार्टिसिपेट करे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल लिया, बट इज नॉट पार्टिसिपेट इन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। टॉर्क में, एनर्जी में या एंगुलर मोमेंटम में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हमने जोड़ के एम आर करके निकाल लिया, तो दैट इज नॉट एन आंसर, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो मैं अगले लेक्चर में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर फोकस करूंगा, इन थ्योरम पर फोकस करूंगा, कैसे निकाला जाता है आपको ये सिखाऊंगा, और एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन है वो लूंगा, कुछ अपनी तरफ से ही मैं 1-2 एग्जाम्पल जो भी होंगे जरूरी बोलूंगा। इसके बाद मैंने बताया कि अगला जो पोर्शन आपका न्यूमेरिकल होगा वो एक्स्ट्रा होगा, आप उसमें जाएंगे, फिर नीट जेईई मेन वाले में जाएंगे, फिर जेईई एडवांस वाले में जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको नोट्स एंड असाइनमेंट मिलता है फुल कोर्स के अंदर, क्लियर। और फुल कोर्स के लिए क्या हो रहा है, सिंपली ये नंबर चल ही रहा है, ये नंबर चल रहा है, देखो ये रहा नंबर, ठीक। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे कॉल करें, टीचर वीडियो बनाते हैं, ऐप बना देते हैं, उनके नंबर नहीं होते, उनसे बात ही नहीं होती, बच्चे डिस्कस ही नहीं कर पाते अपनी समस्या को। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, पिछले 10-12 सालों से मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, ऑफलाइन तो 25 साल हो गए, 22 साल हो गए मुझे तो 2001-2-3 से हम पढ़ा रहे हैं दिल्ली में, लेकिन ऑनलाइन में भी हो गए हैं 10 साल, तो बड़े आराम से रनिंग में 10 साल हो चुके हैं, 2012 से चैनल था मेरा। लेकिन हमेशा नंबर रहा, बच्चों को हमेशा कोर्स दिए, बीच में कोविड आया तो दैट इज फॉल डाउन की भाई सभी का
लेकिन उसमें भी बच्चे पढ़े हैं ऑनलाइन, कोई इशू नहीं है। ओके बाय।